Very warm welcome to Yogi Ram podcast. Today we have a very special guest, Mamta Singh ji. Mamta Singh ji stands as an transformative force in personal and financial development, offering expertise in master NLP coaching, Vastu, relationship coaching, Hoponopono, and Reiki healing, financial advice for women and graphology. Her holistic approach empowers individual and business to achieve mastery across various life dimensions. For entrepreneurs, Mamtaji provides invaluable guidance to unlock their full potential in business world. Her relationship coaching is transformative for couples seeking to strengthen their bonds. Additionally, her healing practice in Hoponopono and Reiki brings peace and balance to those in need, highlighting her profound impact on personal development and healing. वेरी वार्म वेलकम ममता मैम, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम. Thank you, Yogesh ji, and it's very nice to approach me for the podcast over here, and I feel very much immense pleasure in that. और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके कि मैं आज अपनी कुछ बात आप लोगों से साझा कर पाऊंगी. मैम, मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज शेयर योर लाइफ कोच जर्नी. मेरी लाइफ कोच की जर्नी जो थी वो रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी और दूसरों को एम्पावर करने के प्रति गहरी समर्पण का प्रमाण है. खास करके जब मैंने रिलेशनशिप और इंटीमेसी के क्षेत्रों को महसूस किया, तब मैंने ये जाना, जहाँ पे मतलब कि मैं बहुत सारे अलग अलग कंपनियों में काम कर चुकी थी और वो सारे अनुभव जो थे मेरे इंडिविजुअल्स और कपल्स के साथ थे और उनको भी मैंने अलग अलग जगह पे काफी हेल्प किया था और उन्होंने उन चीजों को माना और तब मेरे को ये समझ में आया कि मैं रिलेशनशिप के क्षेत्र में ही अच्छा काम कर सकती हूँ. जब मैं लोगों को सारे वो देती थी, इनपुट्स देती थी उनके कैरियर के बारे में, तो उससे काफी फर्क पड़ने लगा उनकी लाइफ में. और मैं खुद भी जो है पहले एयरफोर्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ. मेरे पिताजी जो थे वो एयरफोर्स में काम करते थे एंड एज एन ऑफिसर थे और वहीं से जो है हम लोग को एक डिसिप्लिन लाइफ थी हमारी. लेकिन उसके साथ साथ जब मैं दूसरी जगह पे लोगों से मिली, अलग सिविल लाइफ में जब मैं गई, तो वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा पीड़ित हैं और वहां से मैंने रिलेशनशिप की शुरुआत कर दी थी ऑलरेडी. आज से मतलब रिलेशनशिप कोच बनने से कई सालों पहले ही मैंने रिलेशनशिप कोचिंग की स्टार्ट कर दी थी. ये था कि उस समय हम पैसे नहीं लिया करते थे. अब जो है थोड़े बहुत जैसे जैसे हम काउंसलर और कंसल्टेंट और कोचेस बनते जा रहे हैं, तो उसमें से जो है मनी मटेरियल या आप ऐसे समझिए कि कमर्शियल जो है वो बहुत ज्यादा आ गया. व्हाट इंस्पायर यू स्पेसिफिकली फॉर स्पेशलाइजिंग इन रिलेशनशिप कोचिंग? एंड मैम प्लीज इसके बारे में बताइए कि इंटीमेसी इन रिलेशनशिप वो कैसे इसमें लीड करती है. देखिए, इंटीमेसी जो है वो तो एक तरह से ये माना जाता है कि इंटीमेसी जो है वो दो पार्टनर के बीच में हमेशा होनी जरूरी है. बट इंटीमेसी जो है वो सिर्फ फिजिकल नहीं होनी चाहिए, मतलब शरीर के समर्पण नहीं होना चाहिए, बट उसके साथ साथ कई विचारों का समर्पण, आपस में जो कम्युनिकेशन वो लोग करते हैं उसका भी समर्पण होना जरूरी है. एक दूसरे को ये समझना होगा कि कितनी गहराई तक हम लोग जा सकते हैं. ठीक है, सिर्फ फिजिकल रिलेशन बना लेना ही इंटीमेसी नहीं हुआ करती, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि हम कितना साथ अगले का दे सकते हैं और अपने रिश्तों को कितना मजबूत कर सकते हैं, वो रियल इंटीमेसी कहलाएगी. Ma'am, moving into the same context, what are the challenges do people face in maintaining intimacy in their relationship? देखिए, आपस में जो है लोगों के सबसे बड़े जो प्रॉब्लम आती है वो वैल्यूज की आती है. जब दो परिवारों के लोग आपस में मिलते हैं और एक बंधन में बनते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उनको आती है वो वैल्यूज की आती है. एक पहले वाले लड़के के घर का अगर बात करें, उसकी वैल्यूज अलग होती है, लड़की की अलग होती है. लड़की को वो सारे वैल्यूज अडॉप्ट करने होते हैं, वो सारे इमोशंस उसको समझने होते हैं जब वो दूसरे घर में जाती है. ठीक है, अगर वहीं पे क्लैशेस आ जाते हैं तो वो वैल्यूड अपने आप को नहीं समझती है. ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों की वहीं से शुरू हो जाती है पहली रात से. आजकल तो आप देख रहे होंगे कि 90% शादियां जो है वो सारी डिवोर्स की तरफ जा रही है. ओनली 10% जो लोग हैं वही लोग जो है शादी में अच्छी तरह से अपनी जिंदगी निर्वाह कर पाते हैं, है ना. और वो पर्सपेक्टिव लोगों का बदलता जा रहा है कि शादी के करके जो है
आज की तारीख में लड़कियों को भी घर में रहना है, और ऐसे जो पहले रूढ़िवादी विचारधाराएं बनी हुई थी, आज के जमाने में वो चीजें अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। आज की तारीख में अगर आपको एक अच्छा परिवार चलाना है, अपना रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, तो आप दोनों को ही काम करना होगा, ठीक है। और वो दोनों को काम इसलिए करना होगा क्योंकि जरूरतें ज्यादा बढ़ गई हैं, जरूरतों के साथ साथ महंगाई बढ़ गई है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जब मैं समझाती हूँ लोगों को, तो मैं इसलिए मैं फाइनेंस के क्षेत्र में भी उतरी कि हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस ऑल्सो एंड अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप। जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो फाइनेंस को लेके आती है। लड़के का यह कहना होता है कि भैया तुम बहुत ज्यादा खर्चा करती हो, और लड़की का कहना होता है कि भैया तुम बहुत ज्यादा खर्चा करते हो। तो इसलिए ये कहा गया कि भैया हर कोई अपने अपने खर्चे करे, अपनी अपनी कमाई करे और अपने अपने खर्चे करे। तो इस हिसाब से जो है वो आज की तारीख में जिंदगी लोगों की चल रही है, और इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हर एक लड़की जो है वो आज की तारीख में सेल्फ इंडिपेंडेंट बने और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जरूर बने। Moving to a more technical question, how can individual overcome past traumas that affect their current relationship? पास्ट ट्रॉमा का ऐसा रहता है कि देखिए, पहले के समय में इतना अवेयरनेस नहीं था, कोई लड़कियां ज्यादा पढ़ी नहीं होती थी, तो उनको समझ में नहीं आता कि माँ बाप ने जहां गठरी बांध दी वो लोग उस घर में चले जाते थे, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब थोड़ी सी सजगता आने लगी लड़कियों के बीच में, तो वहां पे विरोध होने लगा हर चीज का। वो कहा कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा। मतलब वो आपस में ही अपने विरोधाभास के कारण उनका प्रॉब्लम शुरू हो गया। अगर बचपन में माँ बाप के घर पे ही, अगर वहां से ही कोई ट्रॉमा लेके वो आ रहे हैं, वो अपने माँ बाप को देख रहे हैं और माँ ने जिंदगी बड़े रो पिट के विचार गुजारी है, तो क्या होता है कि लड़की के पास ट्रॉमा तो है, बचपन से ही आ जाता है, क्योंकि लड़कियां इमोशनल ज्यादा होती हैं, वो इमोशंस को लेके चलती है, और वो इमोशंस जब लेके चलती हैं धीरे धीरे, तो वही ट्रॉमा जब उनको ससुराल में भी आके देखने को मिलता है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। पहले वो उसको सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करती है, जब सॉल्यूशन नहीं निकाल पाती तो और ज्यादा उसके अंदर घुस जाती है, और इस तरह से वो पीपल प्लीजर बन जाती है। और वो पीपल जब प्लीज करने लग जाती है तो जिंदगी या तो उन्हीं के रहमो करम पे चलने लगती है, वो अपनी जिंदगी जी नहीं पाती। एक एज के बाद हर किसी को ऐसा लगता है कि हमने तो जिंदगी जी नहीं, हम तो जिंदगी भर इन्हीं के लिए करते रहे, परिवार के लिए करते रहे। और उस परिवार के लिए करते रहने में क्या होता है कि जब उसके अपने बच्चे होते हैं वो भी यही देखते हैं, और उनके पास वो ट्रॉमा फिर बचपन से आ जाता है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ट्रॉमा की आती है वो इनर चाइल्ड हीलिंग की आती है, कि बचपन का जो बच्चा है, जो छोटे में जो बच्चा था, वो अपनी ट्रॉमा जो है वो अपने पहले से ही, पहले वाले घर से ही लेके आता है, और वो इनर चाइल्ड हीलिंग जब तक हील नहीं होता है इंसान आगे भी ग्रोथ नहीं कर पाता। उसके अलावा इनर चाइल्ड हीलिंग ट्रॉमा के अलावा जो है दूसरा हीलिंग होता है, अगर पास्ट में कोई उनके साथ अभद्र व्यवहार अगर हो गया हो, ठीक है, शेम, गिल्ट, एंगर किसी तरह का अगर है उनके अंदर, उन्होंने अगर बचपन में देखा है कि माता पिताजी की काफी लड़ाई झगड़ा होता रहा है और उन्होंने आपस में ही मतलब उस झगड़े को विटनेस किया है, तो वो एक उनके अंदर डर हमेशा बना रहता है, और उसी डर के साथ वो ट्रॉमा को लेके अपने ससुराल में भी आती हैं और उसी डर के साथ वो जीती हैं, और जिस कारण से क्या होता है कि उनकी अपनी जिंदगी जो है वो वापस प्लीज आउट में बदल जाती और वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। और इस तरह के बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं, हर चीज में डर रहता है, हर चीज में शेम रहता है, हर चीज में एंगर रहता है, हर चीज में उनका सेल्फ स्टीम जो है वो कहीं गवारा नहीं करता उनको ऊपर उठने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कई बार लोगों का। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही हैं, जो लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, हम ठीक कर लेंगे, लेकिन अंत में आके ये होता है कि वो कहीं पे जब उनको बोला जाता है बोलने के लिए तो वो बोल भी नहीं पाते। और यही कारण है कि आज की तारीख में भी हम लोग जो है बहुत ही पिछड़े हुए हैं। औरतों की जो स्थिति है वो समाज के अंदर भी बहुत ही पिछड़ी हुई है, और उनको सबको एक साथ ऊपर अगर उठाना है तो उन सबको जो है आगे पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, और पढ़ाई करके ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो कहावत है उसको सब जगह पे लागू करना होगा। I'm moving to the next question. How can couple navigate conflicts without damaging their relationship और इंटीमेसी? मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। देखिए, कपल्स जो हो जाता है सबसे पहले उनकी वैल्यूज के बारे में आता है कि कपल्स अपनी वैल्यूज अगर ठीक कर ले तो जिंदगी में दोनों जगह के अगर सेम पेज पे अगर दोनों रहते हैं एक ही वैल्यूज के साथ तो उनकी जिंदगी अच्छी चलती है। तो वैल्यूज सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा कम्युनिकेशन से मतलब यहाँ पे ये है
कि वो किस तरह से बातें करते हैं। ठीक है, अगर पहले से ही घर में उनके अगर लड़ाई झगड़ा का माहौल रहा है तो गाली गलौज और ये सारा माहौल रहता ही है। ठीक है, और उस चीज को ही अगर वो आगे कंटिन्यू करता है तो उसमें आपस में ही कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। और इन सब से ऊपर सबसे पहले आता है रिस्पेक्ट। आप कितनी रिस्पेक्ट करते हो एक दूसरे की। अगर रिस्पेक्ट नहीं है किसी रिलेशन में, ठीक है, तो वो रिलेशन कितना भी आप आगे बढ़ा दो नहीं चल पाएगा। इसके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। वो चाहे तो बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अपना ईगो जो है वो बहुत आड़े आ जाता है और इसके कारण से वो लोग नहीं संभाल पाते। रिश्तों में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन इन्हें सही तरीके से संभालने पर आपकी नजदीकी और मजबूत हो सकती है। और उसके लिए जो है रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और इस रिस्पेक्ट के कारण ही आप समाज में भी आगे बढ़ सकते हो और बाकी जगह पे भी आगे बढ़ सकते हो। दूसरा है एक्टिव लिसनिंग। कई बार औरतों को लगता है कि भैया ये बातें हमारी अपने आप समझ जाए, ठीक है, और इंसान अगर वो नहीं समझता है तो वो अपनी कहानियां बनानी शुरू कर देती है और कभी वो बातें सुनती भी नहीं है। और जब नहीं सुनती है तो ये होता है कि आधी अधूरी बात रहती है, आधी अधूरी सुनी जाती है, और फिर वो जब समझने का और समझाने का प्रयास किया जाता है तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। एम्पैथी होना बहुत जरूरी हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में। उनके नजरियों को समझो, वो क्या करना चाहते हैं, वो कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आपसे कितना साथ चाहिए, ये सम्मान करना उनकी विचारों का, दोनों की। ये नहीं कि मतलब पति है तो वो पत्नी की विचारों को ध्यान नहीं देगा, लेकिन उसको उसका भी सुनना है और पत्नी को जो है पति का भी सुनना है। अगर ये दोनों सामंजस्य बना पाए आपस में दोनों लोग और सुन सके एक दूसरे की जो विचारधाराएं हैं, उनको आगे कैसे बढ़ना है, उनके आगे ग्रोथ में कैसे आप एक दूसरे के सहायक हो सकते हो, तो कॉन्फ्लिक्ट कभी होता नहीं। और अवॉइड पर्सनल अटैक्स। जब पर्सनल अटैक्स हम करना बंद कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चलने लगती है। व्यक्तिगत टिप्पणियों की जगह अगर हम मुद्दे के ऊपर किसी भी बात करें तो व्यक्ति के ऊपर छीटाकशी नहीं हो पाएगी। और हमेशा ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने से मतलब यह है कि हमेशा कंटिन्यूअस काम करते करते रहने से भी इंसान की मतलब जो मेंटलिटी है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसके लिए खत्म करने के लिए उसको घूम के आना चाहिए दोनों जनों को, और समाधान के लिए जो है काम करिए। हमेशा सॉल्यूशन के लिए काम करेंगे तो उनको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर वो झगड़े के लिए बात करेंगे तो उनको झगड़ा ही मिलेगा। Very true. Very true. Ma'am, moving to the next question, a big one. How does financial independence impact personal relationship? देखिए ऐसा है, हर कोई जो है फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत इंडिपेंडेंट नहीं रहता है। ठीक है, अगर लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो वो कहीं पे भी बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं कर पाती है। लेकिन वित्तीय स्वतंत्रता जो बोली जाती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो बोली जाती है, वो व्यक्ति की व्यक्तिगत होती है, संबंधों पर गहरा प्रभाव डालती है। अगर हस्बैंड कमा रहा है और सिर्फ आप उड़ा रहे हो, मतलब बीइंग अ वाइफ अगर आप उसको उड़ा रहे हो, पैसे को खर्च कर रहे हो, तो हस्बैंड को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता। समस्या और शक्ति संतुलन बनाए रखना पड़ता है। इक्वालिटी एंड पावर बैलेंस। अपने आप को बराबर समझें। जब बराबर आप समझ रहे हैं तो पैसे में भी आपको बराबर ही समझना है दोनों को। ये नहीं कि भैया तुम कमाते रहो मैं खर्च करती रहूंगी, या तुम कमाती रहो मैं खर्च करता रहूंगा, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आपके अपना पैसा है अपने पास, आपका अपना खर्चा आप निकाल सकते हो तो जरूर निकालो। ठीक है, आर्थिक तनाव का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल स्ट्रेस जो आता है, जब अचानक से कोई बीमारी आती है या कुछ आता है, औरतों के पास जब पैसा नहीं होता है तो वहां पे वो बिल्कुल लड़खड़ा सी जाती है, और वहां पे जो है पैसा होना उनके पास बहुत जरूरी है। और अगर उनके पास पैसा रहेगा तो वो जो शक्ति होती है, वो जो ताकत होती है, वो उनको मदद ही करती है, वो उनको नुकसान किसी तरह से नहीं करती। और पैसा अगर रहता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहता है, तो आत्मविश्वास भी बहुत अच्छा आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम इंसान का बढ़ जाता है। हर एक औरत जो कि आज की तारीख में अपना पैसा खुद कमा रही है, नौकरी कर रही है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्टीम बहुत अच्छा आता है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा हर एक औरत को तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, है ना। और साथ में इफेक्टिव कम्युनिकेशन आना चाहिए, जिसकी वजह से आप जो है वित्तीय स्वतंत्रता के साथ साथ आप अपनी बातें भी अपने पार्टनर के साथ रख सकते हैं। और जब आप अपनी बात क्लियरली और वेरी कॉन्फिडेंटली रखेंगे तो अगला इंसान भी बहुत आसानी से सुन पाता है उस चीज को। Ma'am, moving to the next question,
And yes, it is important. What practice do you suggest? What tips do you suggest for nurturing love and intimacy over time? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन है, जिसमें आपको कम्युनिकेशन को ही सुधारना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है, जब हम एक लंबे समय तक किसी के साथ रहते हैं तो हम जो है उनको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, कह रहे ये तो मान जाएगी, है ना। और वहीं पे क्या होता है, वहीं पे सारा चीज खत्म हो जाता है। जिस दिन आपने किसी को ग्रांटेड ले लिया, उसकी रिस्पेक्ट करनी आपने छोड़ दी, ठीक है, तो आपकी लाइफ वहीं पे खत्म होने लग जाती है। आदर और सत्कार देना ये हर किसी का अधिकार है। रिस्पेक्ट और एप्रिशिएशन से ही जिंदगी आगे चलती है। और जितनी भी वो उपलब्धि करे, जितनी भी वो प्रयास करे, उन सब को जो है एप्रिशिएट करना भी बहुत जरूरी है। आज अगर वो आपके लिए खाना बना के ला रही है या तैयार करके रख रही है, आपके बच्चों को वो स्कूल भेज रही है, तो उसको एप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। जितना अच्छा आप एप्रिशिएट करेंगे, वो उतना ज्यादा आगे सोच पाएगी और आगे बढ़ पाएगी। देन उसके बाद होता है पॉजिटिव कम्युनिकेशन। किसी भी समस्या को जो है शांतिपूर्ण तरीके से अगर सुलझाने के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो अपने साथी से खुलकर और ईमानदारी से बात करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रिश्ते में विश्वास को और समझ को भी बढ़ा देता है। और क्वालिटी टाइम जरूर निकालें एक दूसरे के लिए। कितने भी आप व्यस्त हों जीवन के अंदर, लेकिन अपने साथी के साथ एक क्वालिटी टाइम जरूर बिताएं। भले ही रात में आप 1 घंटा ही बात करें, लेकिन दोनों साथी का आपस में बात करना बहुत जरूरी। और जब वो साथी से बात कर रहा है या पार्टनर से बात कर रहा है, तो उस समय कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। किसी को अपना मोबाइल नहीं देखते रहना चाहिए, है ना, कि क्या मैसेज आया, कुछ आया, कुछ आया। और धीरे धीरे यही जो प्यार होता है वो ट्रस्ट में बदल जाता है। और जब ट्रस्ट और विश्वास एक दूसरे पे होता है, तो वो रिश्ता कभी टूट नहीं पाता है। पेशेंस और फॉरगिवनेस आपके अंदर रहनी चाहिए। अगर आप धीरज से आप उसकी अगर कोई गलतियां भी हो जाती है, उन गलतियों को भी अगर आप फॉरगिव करते चलेंगे, तो हम अपने वेबिनार में भी ये समझाते हैं कि फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस जो है वो सबसे बड़ा मेडिसिन है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए। तो अगर आप फॉरगिवनेस करते रहते हैं, तो आपकी इंटीमेसी बहुत अच्छी बढ़ती रहती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यस, ये भी कनेक्टेड ही है। हाउ कैन इंडिविजुअल कल्टिवेट सेल्फ लव टू एनहांस देयर रिलेशनशिप? जी, सेल्फ लव इंडिविजुअल का बहुत जरूरी है अपने लिए। क्योंकि क्या होता है कि हर एक इंसान को ऊपर वाले ने जब बनाया था, तो उसने उसके अंदर कुछ क्वालिटीज दी थी और कुछ डिसक्वालिटीज दी थी, ठीक है। अब हर एक को ये दिया गया है कि आप अपने आप से प्यार करो। जिंदगी में हमारे को प्यार जो करना सिखाया गया, पहले जब आप अपने आप से करोगे, वट एवर यू इज देयर योर इनसाइड यू अट्रैक्ट आउटसाइड, ठीक है। जो भी चीज आपके अंदर है, आप वही अट्रैक्ट करते हो। लेकिन अगर आप अट्रैक्शन ऐसे कर रहे हो कि आपके अपने अंदर ही आपके लिए प्यार नहीं है, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर आप ध्यान ही नहीं दे रहे, ठीक है। एक ही मतलब ड्रेस को भी आप रेगुलर पहन के जा रहे हैं, और ऑफिस में भी अब वही मतलब लोग कहते हैं तू कल भी यही ड्रेस पहन के आई थी, आज भी यही पहन के आई है। तो उस समय आपको ये महसूस होता है कि यार क्या मैं इतना मतलब परेशान हूँ, मेरे पास क्या इतना फाइनेंस नहीं है कि मैं 2 या 3-4 सूट खरीद सकूं अपने ऑफिस जाने आने के लिए। तो उस समय क्या होता है कि उस समय अपने आप में ही आपको हीन भावना महसूस होती है। और जब आप रोजाना नए ड्रेस पहन के जाते हो, तो ये होता है कि आप जो शरीर आपको भगवान ने दिया है, उस शरीर की आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको आप सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। और जितना भी आप सज सवर के आप निकलेंगे, उतना ज्यादा आपको अच्छा भी लगेगा, उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट भी होंगे। इसलिए सेल्फ लव जो है सबसे पहले पहनावे के ऊपर आता है। दूसरा सेल्फ लव आपके अंदर आता है जब आप माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग करते, जब आप अपने आप की जो सांस हमारे को फ्री में दी गई है, भगवान ने जो हमें सांसें फ्री में दी हैं, जब सांस ऊपर नीचे होती है तभी हमें जीने का एहसास होता है, ठीक है। तो उसके प्रति आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड करना आना चाहिए। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो या आप अपने आप से अच्छी बातें बोलते हो, पॉजिटिविटी बोलते हो, तो वो आपके अंदर एनहांस होता चला जाता है। जिस भी चीज की इच्छा आपके अंदर है, उस चीज को अगर आपको पाना है, तो आप उसके प्रति ग्रैटिट्यूड करो, तो वो सेल्फ लव को अपने आप बढ़ा देता है। या जो चीज आप समझते हो कि ये मेरे अंदर है ही नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से ग्रैटिट्यूड करना है उस चीज को लेके कि ये मेरे पास एबंडेंस में है, यूनिवर्स ने मुझे ये बहुत सारा दे रखा है। द मोमेंट यू डू दिस, आपके अंदर सेल्फ लव अपने आप ही आने लगता है। और उसके बावजूद भी अगर नहीं आता है, तो शीशे के सामने खड़े होकर आप अपने आप को प्रेज करो, अपने आप को बोलो कि हाँ, मैंने आज पूरे दिन भर में क्या क्या किया, क्या अच्छा काम किया। और जब आप वो बोलने लगते हो, जब आप उसके ऊपर देखने लगते हो, उसको ध्यान लगाते हो,
तो अपने आप ही आपकी माइंडफुलनेस टेक्निक्स के कारण, मिरर एक्सरसाइजेस के कारण आपके जीवन में वो सारी चीजें आने लग जाती, और यही सेल्फ लव। और हर एक लड़की को, हर एक इंसान को अपने अंदर ये सेल्फ लव रखना चाहिए। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग द सेल्फ लव फॉर योर सेल्फ, आपका आपस में बॉन्डिंग और रिलेशनशिप बहुत अच्छा तगड़ा होने लग जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। मैम, जैसे अभी आपने बताया कि होकोनोको हो गया, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस हो गई, सो मैम प्लीज ऑल्सो शेयर आप पे क्या क्या वर्कशॉप्स हैं, कैसे लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड हाउ दे कैन गेट द गाइडेंस फ्रॉम यू। I have many of the webinars which I conduct, जिसमें मेरे पास ऑलमोस्ट 40 मोडालिटीज हैं, 40 मोडालिटीज आई वर्क ऑन। तो सबसे पहले तो आपका रिलेशनशिप ही है, लेकिन रिलेशनशिप से रिलेटेड सिर्फ रिलेशनशिप का कोचिंग लेने से ही रिलेशनशिप ठीक नहीं होती है। उसमें आपका अगर पास्ट ट्रॉमा है, आप अगर किसी पुराने दर्द से उभर रहे हैं, तो हर एक चीज के लिए अलग तरह की हीलिंग है, जिसमें होपनोपनो कराती हूँ, क्रिस्टल हीलिंग कराती हूँ, रेकी कराती हूँ, देन पास्ट लाइफ करवाती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाती हूँ, और एनएलपी के थ्रू भी हम लोग लोगों की रिलेशनशिप्स के अंदर जो डायनेमिक्स के अंदर प्रॉब्लम्स होती है वो समझाते हैं। साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया जाता है, मैनिफेस्टेशन सिखाया जाता है। देन उसके अलावा हम उनको इसमें रिलेशनशिप में ही हम उनको जो है ये सिखाते हैं कि किस तरह से आप री कंफर्मेशन और द रीफ्रेमिंग ऑफ द थॉट्स से, लिमिटिंग बिलीव्स जो वो पहले से लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ में, उससे वो कैसे उभर सकते हैं, उसके ऊपर हम काम करवाते हैं। और इस तरह से हम अलग अलग मोडालिटीज उनको करवाई जाती। और अगर वो लोग कोच बनना चाहें तो उसके साथ साथ हम बिजनेस कोचिंग, यूट्यूब हैंडलिंग, वीडियोस वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, चैट जीपीटी एआई से हम कैसे अपना काम निकाल सकते हैं, उन सब के बारे में, वो टेक्निकल नॉलेज के अलग अलग कोर्सेस हैं, वो भी करवाए जाते हैं। और अगर आप लोगों को किसी को सीखना है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, Mamta Singh 9175. You can contact me over there. I'm moving to the next question. Please share some importance of the shared value in maintaining इंटीमेसी। शेयर्ड वैल्यू में सबसे पहले आता है एक्टिव लिस्टिंग। दोनों को जो है सुनना आना चाहिए। हम आधी अधूरी बातें सुनते हैं, आधा अधूरा काम करते हैं और आधे अधूरे तरीके से आगे बढ़ते हैं। जब आपके पास एक्टिव लिस्टिंग रहता है तो आप ध्यान पूर्वक किसी की भी बात सुन सकते हैं। हमने जनरली भी एक सिंपल सा, मैं आपको आंसर क्वेश्चन का वो बताती हूँ कि हम संडे का दिन होता है, पिताजी अगर आपके अखबार पढ़ रहे हैं, बच्चा छोटा है, वो आके बोलता है पापा आज आपने कहा था घूमने चलेंगे। पिताजी अखबार पढ़ते पढ़ते कहते हैं हाँ चलेंगे, ठीक है, चलो तुम पहले ये करके दिखाओ। उन्होंने बोला कि एक क्वेश्चन दे दिया कि चलो तुम ये क्वेश्चन करके दिखाओ, अगर तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो मैं आपको लेके चलूंगा। उन्होंने आधी बात सुनी नहीं, बच्चे ने भी आधी बात सुनी नहीं कि हाँ पापा ने कहा घूमने चलेंगे। शाम तक वापस बच्चा कहीं पे वो लेके नहीं गए क्योंकि संडे का दिन था। उन्होंने पूरे 7 दिन काम किया, 8वें दिन उनको आराम करना था, वो आराम करते रहे। एक्टिव लिस्टिंग में बच्चा जो है वो परेशान हो गया कि उसको घूमने के लिए नहीं लेके जाया गया, और अगले दिन वापस उसका स्कूल था। फिर अगला हफ्ता पूरा उसका जो है वो बिजीनेस में चला गया। और इस कारण से, क्योंकि पिताजी ने उस समय उनका बातें सुनी नहीं, जिस कारण से वो आगे घूमने नहीं जा पाए, है ना, और उसको काम पे लगा दिया गया। और ये इस तरह की जो एक्टिव लिस्निंग नहीं होती है, तब इस तरह का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स परिवार में क्रिएट हो जाता है। और इसी तरह का कहीं पे भी जो है एक्टिव लिस्निंग पति पत्नी के बीच में भी रहता है, और उसमें फिर आधा अधूरा ही काम होता है। और साथी की बातों को बिना किसी विचार विमर्श के ध्यान से अगर आप सुन सकते हैं तो जरूर सुने, और उनकी बातों का सम्मान करें, जिससे आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो सके। दूसरा जो है, हम ये कह सकते हैं कि पेशेंस रहना, एम्पैथेटिक व्यूज रखना अपने पति के प्रति या पार्टनर के प्रति, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एम्पैथी अगर आप रहेंगे तो आप किसी के भी भाव को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जब आप भाव को अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो आप उनके लिए काम कर पाएंगे। और ये सिर्फ पत्नियों को ही नहीं समझना है, ये पतियों को भी समझना है, ठीक है। और जितना ज्यादा आप किसी के प्रति एम्पैथेटिक रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपके प्रति गहरा विचार बनता चला जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर करें। अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा अगर आता है आपको किसी भी काम से, तो मेडिटेशन जरूर करें। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जिसमें ब्रीदिंग का रहता है
कि इंक्रीज योर ब्रीदिंग सर्कल्स 4, 7, 8 का जो काउंट रहता है उस काउंट में आप अपने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, जिससे आपको संयम मिलेगा, पेशेंस आएगा और उस पेशेंस से आप आगे काम कर पाएंगे। एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, ये भी आपको माइंडफुलनेस और कई भावों से ये चीजें आएंगी। रीफ्रेम ऑफ द थॉट प्रोसेस, रीफ्रेम ऑफ द लिमिटिंग बिलीफ्स जो आप लेके चल रहे हैं उनको करना पड़ेगा आपको, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में एक सकारात्मक व्यवहार ला पाएंगे। एंड देन पॉजिटिव कम्युनिकेशन, जब भी आप किसी से बातचीत करें तो पॉजिटिव कम्युनिकेशन करें, अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें ही बात करें। जितनी ज्यादा आप नेगेटिव बातें किसी को कहेंगे, चाहे आप अपने बच्चे को ही कह रहे हो, तो भी आपको प्रॉब्लम होगी और वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बड़ी ही बनती है, कोई भी छोटी नहीं रह जाती। Ma'am, moving to the next question, how do you help clients reconnect after experience a significant conflict? सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट जब भी आता है उनके बीच में, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि अपनी बातों के ऊपर ध्यान दें आप, व्हाट कम्युनिकेशन यू आर डूइंग इट। उसके बावजूद भी अगर उनके बीच में आपस में अलगाव रहता है तो हम होपनो हीलिंग मेथड उनको कराते हैं, जिसमें हम उनको सिखाते हैं कि किसी भी गलती के ऊपर अगर आप ये बोले आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये 4 सेंटेंस होते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल है। ये दिखने में बहुत सिंपल है लेकिन ये इतने पावरफुल है कि आगे वाले की एनर्जी जो है वो आपके साथ मैच करा देता है, और यही स्टेटमेंट्स बोल के आप दूसरे की एनर्जी भी हील कर सकते हैं। देन उसके साथ साथ हम इमोशनल रिलीज एक्सरसाइज कराते हैं, जिसको हम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक बोलते हैं, EFT बोला जाता है, ठीक है। और मैं हमेशा क्लाइंट को इंकरेज करती हूँ कि वो एक रेज रिलीज लेटर लिखें। जितना भी उनको दुख है किसी के भी प्रति, भले वो सास के प्रति हो, परिवार के प्रति हो या अपने बच्चे के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, तो हम उनको कहते हैं कि ये एक रेज लेटर लिखो अपने आप को कि मुझे इन बातों से दुख है, और उसके बाद उसको जला के फेंकवा दो या फ्लश आउट कर दो। जब वो लेटर राइटिंग में वो सारी बातें लिखते हैं तब उनको समझ में आता है कि ये कोई बहुत बड़ा दुख नहीं है, और इससे वो चीजें जो है उनका ट्रॉमा धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। इसके अलावा जो है हम और भी उनको डेली टेक्निक्स कराते हैं, जिसमें ग्रेटिट्यूड होता है, उनका एफर्मेशंस होता है, दोनों के रिलेशनशिप गोल्स होते हैं, और ये उनको याद दिलाया जाता है कि आप दोनों एक पार्टनर की तरह रह रहे हैं, और इस पार्टनरशिप को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आपको एक दूसरे के लिए जिंदगी जीनी होगी, और दोबारा जुड़ने के लिए आपको प्यार में बंधना ही होगा। और वो प्यार ऐसा नहीं होगा जो कि मतलब बस तू चल मैं आई वाला प्यार नहीं होगा, लेकिन माफी एक दूसरे को पूरी तरह से करनी है। वो वापस जब भी कभी लड़ाई हो तो वापस से पूरी लड़ाइयों के बारे में मतलब एपिसोड वैसे ही ना चले। डेली चेक इन करें अपनी लाइफ के अंदर कि किस तरह से आपको रोज सुबेरे उठ के एक दूसरे को ग्रीट करना है, ग्रीट करने के बाद आप कैसे अपनी जिंदगी चलाएंगे, कैसे किसको कौन कौन सी ड्यूटीज दी गई हैं, उसको पूरी तरह से जब वो दोनों निभाते हैं तो उनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स भी खत्म होते हैं और साथ में आपस में प्यार भी उनका बढ़ता चला जाता है। नए रिचुअल्स बनाने पड़ते हैं उनको। हम जो सिखाते हैं, जो हम इनको कोचिंग के अंदर सिखाते हैं, वो नई बातें, नए तरीके उनको सिखाए जाते हैं। संडे का लव रिचुअल क्या होना चाहिए सर? अगर लड़की को घूमने जाना पसंद है तो उसको घुमाने जाने लेके जाए, अगर उसको अच्छा खाना खाना पसंद है तो उसको अच्छा खाना खिलाया जाए। तो इस हिसाब से हम बॉडी लैंग्वेज जो रहती है आपकी, उसका आप सही तरीके का इस्तेमाल करें, कोई गलत इंडिकेशंस ना दें कभी भी अपने पार्टनर को। तो इन सब चीजों को जब आप सही करते हैं तो आपकी लाइफ अच्छी बनती ही बनती है। एक हम शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ, एक होता है TFMS, टाइम, मनी, स्पेस एंड मनी, ठीक है। कि हर एक इंसान को इन 4 चीजों को हमेशा दूसरे के लिए रखना चाहिए, टाइम, मनी, स्पेस एंड थोड़ा सा फोकस। तो अगर आप किसी भी इंसान को TMFS से देखते हैं तो वो रिलेशनशिप सुधरना जरूरी है, वो कहीं नहीं भागता। फिर मतलब द वे यू फॉलो द थिंग्स, दोज थिंग्स कम्स टू यू। ये ब्रह्मांड का सत्य है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी सत्य है, और इसी को हमें फॉलो करना होता है कि अगर हमारे अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, अपने पास ही रखना है, तो हमारे को जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ हम ग्रैटिट्यूड शेयरिंग रिचुअल्स भी है, वो मॉर्निंग रिचुअल्स के टाइम पे हम करवाते हैं, जिससे उनके अंदर वो क्षमता बढ़ती चली जाती है, वो अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। पति पत्नी के बीच जो रिलेशनशिप के लिए जो चीजें जरूरी है उन्हीं को वो अट्रैक्ट कर पाते हैं और एक वार्मथ बना पाते हैं। मैम, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मेरे ख्याल से बहुत लोग पूछना चाहेंगे और इस पे जो सॉल्यूशन है, आपकी जो राय है, आपका जो गाइडेंस है लेना चाहेंगे।
सोशल मीडिया कैसे इम्पैक्ट कर रहा है रिलेशनशिप पे, पॉजिटिवली, नेगेटिवली, और इससे कैसे बचा जा सकता है या इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसका एडवर्स जो इफेक्ट है? सोशल मीडिया से ज्यादा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी कि जितनी भी हमारी बॉलीवुड पिक्चर्स हैं, ठीक है, वो ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं किसी भी रिश्तों के लिए। ठीक है, लव अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी तरह से जरूरी है कि बचपन से जो हम पिक्चरें देख रहे हैं उसका चुनाव बहुत अच्छे तरीके से हो। बचपन से जब वो पिक्चरें देखी जाती हैं, जो लव अफेयर दिखाया जाता है स्क्रीन के ऊपर, हर इंसान उसी ड्रीम में जीने लग जाता है। ठीक है, और जब वो अपने रियल कनेक्शंस में आता है तो उसको वो वहां नहीं पाता है, क्योंकि वो कैमरे के पीछे की जिंदगी उनको नहीं पता होती है ना। वो कैमरे के सामने की जिंदगी जो कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उसी को अपनी जिंदगी समझ लेते हैं, और यही से उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और इसी स्क्रीन की जो जिंदगी जो है वो उनको लगता है कि वो उनकी जिंदगी में भी आएगी, लेकिन पेड़ों के पीछे घूम के गाना गाना और सामान खरीद के लेके आना, ये सब चीजें रियल लाइफ में नहीं होती, उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो रिलेशनशिप का भी जो लोग सॉल्यूशन है वो मिनटों में ढूंढना चाहते हैं, और इसलिए वो सोशल मीडिया पे भी जाते हैं। अब जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो सोशल मीडिया पे जो है हर तरह के लोग हैं, कोई फॉर में भी है, कोई अगेंस्ट में भी है। ठीक है, कोई औरतों को गलत मानते हैं, कोई इंसान आदमियों को गलत मानते, लेकिन ये नहीं है, असल जिंदगी में गलती दोनों में है। लेकिन अगर आप बेसिक साइंस जिसमें एक्टिव लिसनिंग, कम्युनिकेशन, ठीक है, वैल्यूज, अगर इन चीजों को भी अगर आपने सुधार लिया तो आपकी रिलेशनशिप कहीं डगमगाएगी नहीं। उस रिलेशनशिप को कोई बिगाड़ नहीं सकता, ना ही कोई सोशल मीडिया, ना ही कोई बॉलीवुड मूवी, और ना ही कोई इंसान। जनरली क्या होता है कि हम लोग दूसरे को ब्लेम करते हैं, यार उस तीसरे वाले की वजह से मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई, लेकिन वैसा नहीं होता है। मेन जिंदगी में प्रॉब्लम आती है आपके अपने तरीकों की वजह से। आपका वैल्यू उसके साथ मैच नहीं किया, आपने उसकी एक्टिव लिसनिंग नहीं करी, आपने रिस्पेक्ट नहीं किया। वहां पे जब विचारधाराओं को अगर आप रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं तो रिलेशनशिप अच्छी आगे बढ़ती है। तो इन सबको मजबूत करना जरूरी है। ये एक हैबिट है, रिलेशनशिप स्किल इज एन हैबिट, और आपको वो डेली करनी पड़ेगी। जैसे आप सवेरे उठ के अपने दांतों को साफ करने के लिए ब्रश करते हैं, फ्रेश होने के लिए रोज वॉशरूम में जाते हैं, वैसे ही ये भी एक हैबिट है। रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए आपको हर दिन छोटा छोटा प्रयास करना होगा, और उसी की वजह से आपका रिलेशनशिप अच्छा आगे चल पाएगा। हाउ डू यू एड्रेस द इश्यू ऑफ जेलसी इन रिलेशनशिप? जलन जब रिलेशनशिप में आ जाती है तो हम वहां पे इंसान को ये कहते हैं कि आप एम्पैथेटिक हो जाइए, लोगों की बातों को सुनिए, रेजिलिएंट बनिए। जब वो रेजिलिएंट बनता है तो जलन जो है वो अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगता है। औरत की जिंदगी में क्या होता है कि वो अपना कप भरना चाहती है। एक चाय का कप कैसे होता है, जब हम उसके ऊपर चाय डालेंगे उसकी कैपेसिटी जितनी है उतनी ही चाय आएगी ना उसमें, लेकिन हम उसके ऊपर और चाय डालेंगे तो क्या होगा, वो ओवरफ्लो हो जाता है। लेकिन लेडी के पास, कोई घर की जो औरत है, अगर उसके पास अगर कुछ भी आता है तो जब उसका ओवरफ्लो, क्या उसका जब वो आधा कप ही रहता है तो वो अपने बच्चों को देना शुरू कर देती है, ये उसके लिए, ये उसके लिए, ये उसके लिए। तो क्या होता है कि जब अब तक आपका अपना कप फुल नहीं है तो आप दूसरे को देवो कैसे। आज की तारीख में हर जगह पे जहाँ पे फाइनेंशियल स्कैरिसिटी चल रही है, जहाँ पे प्रॉपर जॉब ऑथेंटिकेशन नहीं है लोगों के पास, वहां पे लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी जिंदगी को निर्वाह करने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए, है ना। और उस सर्वाइवल में भी अगर आटा गीला हो जाए तो क्या करना होता है, बहुत ज्यादा इंसान परेशान हो जाता है। और वहीं पे जो है औरत के रखे हुए पैसे, औरत के रखे हुए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो वो रहती है शुरू से, पैसे जो उसने बचाए होते हैं वो उस समय काम आते हैं इमरजेंसी, है ना। और आज की तारीख में मैं अगर आपको बताऊं कि जब भी किसी की डेथ भी हो जाती है, अगर मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो गई, तो कोई भी इंसान इस वजह से नहीं रोता है कि भाई वो चला गया उसका मुझे दुख है। हर कोई ये रिलेट करता है कि उसके जाने से मेरा क्या होगा, है ना। ये एक स्टेटमेंट हमेशा होता है कि रिलेशनशिप में भी अगर हस्बैंड की डेथ हो गई या वाइफ की डेथ हो गई तो हर कोई अपने आप को उससे रिलेट करके ये सोचता है कि अब मेरा क्या होगा, हाउ आई विल लिव। ठीक है, आई विल लिव से मतलब क्या है, वहां पे आई विल लिव से मतलब है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अब मेरी खत्म हो गई, या तो मुझे बहुत कमाना पड़ेगा क्योंकि अगले बंदा कुछ रख के नहीं गया है, और या फिर मुझे पूरी तरह से बर्बाद हो जाना होगा। और वहीं से जो है आपकी वो शुरू हो जाती है एम्पैथेटिक लड़ाई, अपने आप से शुरू हो जाती कि मैं समाज में ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। और वहीं से फिर आपको अपने साथ रिश्ता बनाना जरूरी है, और यही रिश्ता अगर आपने शुरू से बनाया होता है तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा बना रहता है अपने आप से। और अपने आप से जब रिश्ता बनता है तो इतना मजबूत बनता है
कि भले ही कोई भी चला जाए, कोई भी आपकी जिंदगी में आए, उसके जाने का ना तो आपको दुख होगा, ना ही उसके आने की बहुत ज्यादा खुशी होती। Ma'am, moving to the end of the podcast, please share some tips and a final message for Yogi Ram viewers and जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। मैं योगी राम चैनल की तरफ से ये आप सारे दर्शकों को ये बोलना चाहूंगी कि संवेदना और स्पष्टता का संवाद का उपयोग करें। जो भी आप कम्युनिकेशन करें उसमें संवेदनशील रहें, पेशेंस अपने अंदर जरूर रखें। जितना ज्यादा आप पेशेंटली किसी से बातचीत करेंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उसके एक्सपीरियंस को आप ग्रहण करेंगे, उतना ज्यादा आप रिश्तों में मौजूद हो पाएंगे। अन्यथा क्या होगा कि हमेशा आपका रिलेशनशिप जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और आप जो है हमेशा अपने आप में परेशान रहें। जैसे आप अंदर हैं वैसे ही आप बाहर अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो आपको जो है अपने अंदर पहले शांति लानी है, तभी आप अपना रिलेशनशिप अच्छे से आगे चला पाएंगे। एक आपको मैं स्टोरी सुनाती हूँ कि अगर एक बाल्टी पेट्रोल की रखी है और एक बाल्टी पानी की रखी है और दोनों में आप माचिस की तीली डालते हैं, क्या होगा? पानी वाले में तीली जाके बुझ जाएगी, लेकिन पेट्रोल वाले में बहुत बड़ी आग लग जाएगी, है ना। तो इसी तरह से दो इंसान होते हैं, एक के अंदर पानी रखिए, अगर एक दूसरे के अंदर पेट्रोल है, अगर दूसरे के अंदर भी पानी है तो वो भी शांत रहेगा और आप भी शांत रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या है, पानी है कि आग। तो इसी विचारधारा के साथ मैं इसका समापन चाहूंगी। धन्यवाद। मैं एक बार योगी राम पॉडकास्ट के जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं, आज हम बात कर रहे थे ममता सिंह मैम से, जो कि एक्सपर्टाइज है, मास्टर हैं एनएलपी कोचिंग में, वास्तु में, रिलेशनशिप कोचिंग में, होपोनोपोनो में, रेकी हीलिंग में, फाइनेंशियल एडवाइस में फॉर वुमेन एंड ग्राफोलॉजी में। मैम से आज बहुत सारी टेक्निक्स, ट्रिक्स और डिटेल्स में हमने बात करी रिलेशनशिप के बारे में, इंटीमेसी के बारे में। एंड मैं एक बार फिर थैंक्स करना चाहूंगा मैम आपका, योगी राम के सारे व्यूवर्स की तरफ से, योगी राम की टीम की तरफ से कि थैंक यू, आपने टाइम दिया और आपने बहुत सारी चीजें बताई। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप ऐसे ही आगे टाइम दीजिए और हम एक एक मॉडलिटी के बारे में, जिसमें आप लोगों को गाइड कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, उसके बारे में हम और डिटेल में बात करें और डिटेल में डिस्कस करें, और योगी राम के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एक और गाइडेंस मिल सके। श्योर, योगी राम चैनल के सभी दर्शकों को मेरा शत शत प्रणाम, और मैं ये जरूर चाहूंगी कि मेरी सारी मोडालिटीज में आपके चैनल पे आके बोल सकूं और उसके बारे में लोगों को अवगत करा सकूं। और ये मेरा सौभाग्य रहेगा कि जैसे जैसे आपकी चैनल की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी पॉपुलैरिटी भी जरूर बढ़ेगी। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। सो धन्यवाद।